प्यारे बच्चों, आज हम ओम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आपने 10वीं कक्षा में ओम के नियम को पढ़ा होगा, लेकिन इस बार 12वीं कक्षा में ओम के नियम को हम विस्तार से देखेंगे। तो आखिर ये ओम का नियम क्या है? ओम का नियम जो है वो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मध्य एक निश्चित संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को ही उनके नाम से ओम का नियम रखा गया। तो ओम का नियम तो विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य एक संबंध है। तो चलिए बच्चों, हम इसके कथन पर सबसे पहले आते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई या ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब बच्चों, हमने कथन तो कह दिया, तो आपको वैसे अभी कथन तो समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये ओम का नियम जो है वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है। तो ओम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चालक लेते हैं और चालक के दोनों सिरों के बीच में एक बैटरी या विद्युत स्रोत जो है वो जोड़ देते हैं। चालक का जो सिरा बैटरी के घन सिरे से जुड़ा हुआ है उस सिरे का विभव अधिक होगा और चालक का वह सिरा जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है उस सिरे का विभव कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालक के दो सिरों में विभव में अंतर है, एक का विभव अधिक और दूसरे का विभव कम, यानी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ है। तो इसी विभवांतर के कारण जो है चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं हमेशा जो है वो प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर उसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, चालक के अंदर जब विद्युत क्षेत्र तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारा चालक जो है वो बहुत सारे अणुओं से बना हुआ है और हम जानते हैं कि इन अणुओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उन अणुओं की सतह पर तैरते रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, यानी चालक के अंदर जब ये विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इनका जो प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है ऋणात्मक। तो अपनी प्रकृति के अनुसार विद्युत क्षेत्र लगने के कारण ये बैटरी के घन सिरे की ओर दौड़ने लगते हैं, यानी चालक के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के घन सिरे की ओर दौड़ते हैं। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में दौड़ते हैं ठीक उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा दौड़ती है, ऐसा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर घन सिरे की ओर दौड़ रहे हैं तो विद्युत धारा जो है वो बैटरी के प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर प्रवाहित होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि पिछली दफ़ा हमने जो बैटरी लगाया था उसका मान कम था, उसका वोल्टेज कम था। अब थोड़ा अंदाज़ा करिए कि यदि हम इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा दें, यानी पिछली बार की अपेक्षा इस बैटरी के वोल्टेज को दुगना कर दें, तो क्या होगा? इस चालक में बहने वाली धारा जो है उसका मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार जब वोल्टेज कम था तो कम धारा प्रवाहित हो रही थी प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर, और इस बार जब हमने वोल्टेज के मान को बढ़ा दिया बैटरी के, तो धारा का मान भी क्या हो गया? बढ़ गया। और इसी प्रकार यदि हम वोल्टेज के मान को 3 गुना कर दें बच्चों,
तो क्या होगा, विद्युत धारा का मान भी जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सक रहे हैं कि वोल्टेज का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी क्या होते जाता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि वोल्टेज अनुक्रमानुपाती है धारा के। अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा और यदि वोल्टेज कम होगा तो धारा कम होगा। यानी मैं लिख सकती हूँ V अनुक्रमानुपाती I। और हम सब जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटता है तो इक्वल टू साइन लगता है और उसके साथ में एक आनुपातिक नियतांक जो है वो लगता है। यहाँ पर इस केस में, चालक के केस में, वो नियतांक है R, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और इसी R को हम भौतिकी की भाषा में प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया बच्चों कि V इज़ इक्वल टू IR, जहाँ पर R जो है वो नियतांक है और इस नियतांक को हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। V इज़ इक्वल टू IR, यही तो ओम्स लॉ है। आपको ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा कि प्रतिरोध यहाँ पर है क्या। वोल्टेज आपने समझ लिया, धारा आपने समझ लिया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ का गमन आपने देखा, लेकिन यहाँ पर ये प्रतिरोध जो नियतांक के रूप में हमने रखा है R, वो है क्या। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास 9 वोल्टेज की एक बैटरी है और हमारे पास एक एलईडी है जो 2 वोल्टेज और 20 मिली एम्पियर करंट जो है वो अपने में से प्रवाहित कर सकती है। तो बैटरी और इस एलईडी को यदि हम किसी चालक तार से जोड़ दें तो क्या होगा, और चालक तार से जोड़ें और जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा बच्चों, क्योंकि हमारी एलईडी 2 वोल्ट ही संभाल पाएगी और हमारी बैटरी जो है हमने प्रयुक्त की है 9 वोल्ट की। तो अगर 9 वोल्ट की बैटरी के स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो वो 2 वोल्टेज ही धारण करने वाली एलईडी जो है वो स्विच ऑन करते ही फूट जाएगी, यानी बल्ब जो है वो फूट जाएगी। तो अब इस केस में हम क्या करें कि हमारी एलईडी जल जाए और वोल्टेज भी, बैटरी भी हमारी 9 वोल्ट की रहे। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज और एलईडी के बीच में एक प्रतिरोध यानी रुकावट हम लगाएंगे चालक तार के बीच में, यही वो R है। अब ये प्रतिरोध कैसे काम करेगा, ध्यान से देखो बच्चों। ये जो प्रतिरोध है हम कहाँ लगाएंगे, वोल्टेज 9 वोल्ट की बैटरी और एलईडी के बीच में। तो क्या होगा कि ये जो बीच में प्रतिरोध लगा है, तो ये जो प्रतिरोध है उस हमारा जो एलईडी है वो 2 वोल्टेज ही संभाल पाएगा और बैटरी 9 वोल्ट की है, तो 9 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा ये प्रतिरोध 7 वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है। और क्यों, क्योंकि ये बीच में रुकावट के तौर पर आ गया है, काम कर रहा है। तो इसी रुकावट को ही प्रतिरोध कहा जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, है ना, जो हम प्रतिरोध इन दोनों के बीच में लगाएं उसका मान हम कैसे निकालें। तो प्रतिरोध का मान निकालना भी आसान है। ये जो प्रतिरोध है कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, यानी वोल्टेज यानी V का मान है 7। और I का मान, एलईडी का I धारा कितना प्रवाहित हो सक रहा है, 20 मिली एम्पियर। उसको यदि हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 0.02 एम्पियर होता है, यानी धारा का मान जो है इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा जो है एलईडी में से वो 0.02 एम्पियर होगी, यानी I का मान है 0.02 एम्पियर। तो वोल्टेज का मान है 7 वोल्ट और धारा का मान है 0.02 एम्पियर। इन दोनों को यदि हम अनुपात में निकालें, R इज़ इक्वल टू V बटे I, अभी हमने सूत्र में देखा है ना, तो R बराबर V बटे I यानी 7 बटे 0.02। इसको जब हम मान निकालेंगे तो 350 ओम आएगा
ओम क्या है बच्चों? इस प्रतिरोध का मात्रक है, यानी रेजिस्टेंस का मात्रक। यानी हमको बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी और 2 वोल्ट के एलईडी के बीच में जो प्रतिरोध लगाना है उसके मान को 350 ओम होना चाहिए। इस प्रकार से जब हम वोल्टेज के स्विच को ऑन करेंगे तो बीच में लगे 350 ओम के प्रतिरोध के कारण हमारी एलईडी लाइट जो है वो जल उठेगी। क्यों? क्योंकि यही जो बीच में प्रतिरोध लगा है वो अवरोध का कार्य करता है और 7 वोल्टेज को ड्रॉप करते हुए हमारी एलईडी में केवल 2 वोल्टेज ही पहुंच पाता है और एलईडी जो है वो सुरक्षित जलने लगती है। तो अब आपको समझ में आया होगा बच्चों कि प्रतिरोध आखिर क्या है। प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा के मार्ग में आने वाला अवरोध है ना बच्चों? तो आर को अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ओम के नियम को आशा है आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। वैसे ओम का नियम जो है वो केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है और ओम के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे चालक के ताप को जो है वो नियत होना पड़ेगा, यानी यदि चालक का ताप जो है वो परिवर्तित होता रहेगा तो ओम का नियम जो है वो उसमें लागू नहीं होगा। और दूसरी सीमा ये है कि चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, यानी चालक जो है वो धारा प्रवाहित होने के दौरान जो है वो उसमें विकृति उत्पन्न ना हो, आड़ा तिरछा मुड़े मत, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गई ओम के नियम की सीमाएं। तो इन छोटी छोटी बातों को आप याद रख के ओम के नियम का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।